अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नज़ीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क गिर करने की कॉल दे दी है। अब कहने की बात यह है कि इकॉनमी हमारी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना है कि मैंने अपने मुखालफिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा हूँ और इनके लिए बहुत तगड़ा शो भी करूँगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हम वो बीज काट रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने बोया है। लेकिन अब इस सब को अगर देखा जाए तो हमारे लिए, अवाम के लिए कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचने वाला। जो भी हुकूमत में आता है वो यही कहता है कि जी पिछली हुकूमत पे सारे इल्जाम डाल दिए जाते हैं, उन्होंने ये करप्शन की, इतने अरसे से ये हुआ, हमें मौका दें। हम कितनी दफा किस पार्टी को मौका दें? हमने पीपल्स पार्टी को मौका दिया, हमने PMLN को मौका दिया, हमने PTI को मौका दिया। 2018 में इमरान खान साहब आए, उनका भी यही कहना था कि जी पिछले 70 साल की करप्शन है जिसको सही करते 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 मुझे कुछ टाइम लगेगा। फिर अब क्या? अब आती है PMLN की हुकूमत। अब PMLN का क्या 2.5 महीने के ऊपर इमरान खान की पिछले 3.5 साल की हुकूमत भारी है? इस सब पे भी बात करेंगे और मेरे साथ आबिद नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे मैं पूछती हूँ कि सर आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया। फ़ज़ाइल, सूरत हाल ये है कि इस वक्त ना पाकिस्तान में इस हफ्ते की जो महंगाई की शरह है वो 23.82 है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब यही हफ्तावार महंगाई पहुंचती थी 13-14 पे 11 समथिंग क्रॉस किया था और अवाम ने शोर डाल दिया था हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, ये महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, अब ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो है वो ये है कि हर बंदा, मैंने जिस तरह पहले बात की थी, अपनी सीट बचाने के चक्कर में है। सीट बचाने से मुल्क नहीं चलते। हर बंदे को मसनद चाहिए, हर बंदे को सीट चाहिए, हर बंदे को इक्तदार चाहिए। कुर्सी की लड़ाई है ना सर। एग्जैक्टली, कुर्सी नहीं है, इनका जनाजा है जिसको ये छोड़ना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि ये चारपाई हमारी है, हमें इसमें दफन होंगे। सर IMF से लोन लेने की शराइत को पूरा करने के लिए अवाम का दिवालिया निकाल लिया गया है। कौन पूछने वाला है? देखिए IMF की शराइत की जब हम बात करते हैं ना तो आम अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए IMF ने यह भी कहा था कि जो कारपोरेशंस हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े कारखाने हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, उनको जो सेल्स टैक्स में छूट दी गई है वो खत्म किया जाए। आप सुन के हैरान होंगी, पिछले 1 साल में 2 कारपोरेशंस को 18 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिल्कुल दी गई। अब देखिए उनके लिए 18 अरब रुपए एक वो समझते हैं हमें बड़ी नॉर्मल सी अमाउंट दी गई। एट द सेम टाइम आम आवाम से सारी सब्सिडी ले ली गई। अच्छा, अब जो माहिर मुआशियात हैं वो ये बात कहने पर मजबूर हो चुके हैं, अगर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, अगर हमने अवाम को रिलीफ देना है, अगर वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करनी है, अगर वाकई हम अवाम के जज्बात से नहीं खेल रहे, फिर हमें आम अवाम को सब्सिडी देनी चाहिए, पेट्रोल डीजल और बाकी चीजें सस्ती करनी चाहिए, कारपोरेशंस पे टैक्स लगाना चाहिए। असल में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान है उमरा का मुल्क, अमीर लोगों का मुल्क। अमीर जो है हुकूमत के गले को पकड़ के अपनी सब्सिडीज, अपनी मराआत, अपने तमाम तर लवाजमात, अपनी तमाम तर जो उसे बैकएंड चाहिए वो ले लेता है। उसके पास प्ली है, मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर आपका प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट है जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा ख्याल है कि उमरा को इस वक्त स्टेप फॉरवर्ड पे आना चाहिए और उन्हें अवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उमरा को पकड़ने का वादा किया था, कहा था गरीब आदमी को रिलीफ दूंगा, अमीर आदमी को पकड़ूंगा। लेकिन क्या हुआ? जब वो आए
माफिया के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, जब वो आए वो इनकलाब का नारा भूल गए। यही तो प्रॉब्लम है जब आप उस नारे को वो सच कर पाएंगे? सॉरी, अपने जो इन्होंने इनकलाब का नारा लगाया सर, उसको ये सच कर पाएंगे? देखिए वो तो कर ही नहीं ना पाए, यही तो नारा था उनका, हम अवाम को सब्सिडी देंगे, यही नारा था उनका। नौजवान को नौकरियां देंगे, हम अवाम के लिए बेसिकली नौकरियां क्रिएट करके पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक मजबूत मईशत बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। अच्छा, एक चीज जो इस वक्त है ना वो ये कि जब आखिरी 3 महीने थे ना इमरान हुकूमत के, उन्होंने बड़ी सुबक रफ्तारी से काम किया, उन्होंने बड़ी व्हाट शुड आई से उसे बोलते हैं कि अब मैं सारा कुछ अपना दे दूं, अब मैं दिन रात काम कर लूं। ये बड़ी मतलब सितम ज़रीफी है कि जब आप जाने लगें आपको इनकलाब याद आ जाए, जब आप कुर्सी पे बैठे हों आपको सारे इनकलाब भूल जाए। ये कैसा इनकलाब है? ये कौन सा इनकलाब है कि आप गरीब अवाम को मार दें, आप अपने इक्तदार के लिए हर सियासी पार्टी को साथ मिला लें? ये कैसा इनकलाब है जब आप मसनद पे बैठे हुए हैं, आपको अदालतें भी अच्छी लग रही हैं, आपको फौज भी अच्छी लग रही है, आपको हर पार्टी से चुन चुन के लोग अपने साथ शामिल कर रहे हैं। सर लेकिन ये शुरू से ही सारी पार्टीज का यही मसला चलता आ रहा है, कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है, कोई आगे कहता है जी मैं नौजवान नस्ल को आगे, यूथ को आगे लेकर आऊंगा, उनको नौकरियां दूंगा, किसान कार्ड आया, फिर हेल्थ कार्ड आया, और देखें अब किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलती चली जा रही हैं। अच्छा, अब अवाम बड़ी समझदार हो गई है, अब जब अगला इलेक्शन आएगा ना, अल्लाह करे पाकिस्तान में शिफाफ इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह, उसमें होप फॉर द बेस्ट। हाँ, उसमें जो अवाम है ना वो बड़ी समझदार हो चुकी है। अच्छा, जहां जिस अब हल्के फाइट करेंगे, जिस हल्के में PMLN ने काम किया उस हल्के में PMLN जीतेगी, जिस हल्के में पीपल्स पार्टी ने काम किया वहां पीपल्स पार्टी जीतेगी, जिस हल्के में PTI ने काम किया उस हल्के में PTI जीतेगी। सर हमारे साथ रहनुमा PTI सीमा अनवर साहब हमारे साथ होता है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सीम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये बताएं, जो अभी FATF का एक कहा गया कि पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में निकाल दिया गया है, इस बारे में क्या व्हाइट लिस्ट कहेंगी? में शामिल कर दिया जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए उन्होंने हामी भर ली है। अक्टूबर में वफ्द आएगा। मैडम बड़े खुश हैं PTI वाले लोग माशाल्लाह कि आपने बड़ी मेहनत की, 32 नुकात पर काम किया अपने दौरे हुकूमत में। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि 34 में से तकरीबन 27 हमने जो है वो ओके कर दिए थे। मैं तो 32 का क्रेडिट दे रहा हूँ आपको। चाह रही है, और देखिए अक्टूबर में इनका विजिट है, तो उसके बाद जो है ये इसको फाइनल इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। बट जो भी है क्रेडिट डेफिनेटली PTI को ही जाता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पार्टी शार्टी का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान जो है ये ऊंचा जाएगा, ये दुनिया में नाम। अच्छा सीमा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। अब सीमा साहबा, जब आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर आजम, आपके लीडर ये टीवी पे आके कहते थे एक दिन सड़कें बंद हों तो इतने अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होता है। अब डेली सड़कें बंद करने की बात कर रहे हैं आप देखिए मेरी बात सुने, नहीं एक मिनट देखिए मेरी बात सुने, हमने PDM को बहुत खुल्लम खुला इजाजत दे दी थी इसलिए कि सड़कें बंद ना हो। हमने कहीं कोई रोक टोक नहीं की कि कोई सड़कें या तोड़ फोड़ ना हो। आप लोगों ने बड़े आराम से वो मार्च किया, और जब हमारी बारी आई तो आप लोगों ने, दुनिया ने देखा कि क्या तमाशा किया, जबकि आपको कोर्ट ये कह चुकी थी कि आप अमन से जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, तो आप लोगों ने तो कोर्ट की बात को भी। अच्छा मैडम, आपको याद नहीं है जब तहरीक लब्बैक वाले जलसा कर रहे थे तो आपने कितनी शेलिंग की थी, कितना जुल्म किया था? नहीं, कोई शेलिंग नहीं हुई थी, बात को गलत तरफ मत लेकर जाइए। नाइंसाफी अब हुई है जब लोगों की गाड़ियों की तोड़। नहीं, ये तो अब जब आप पे पड़ी है तो आपको लगता है नाइंसाफी है। बैठ के वहां पर जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ गई है, आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के साथ क्या मजाक किया जा रहा है, जुडिशरी के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। आपने तो बाकी पाकिस्तान को तमाशा बना के रखा। सीमा साहिबा, कल पुरअमन एहतजाज होगा कि नहीं? इंशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से होगा। ये मत सोचिए कि PTI में कोई जान खान नहीं है, या पिछली दफा आप लोगों ने जो धमकियां हमें दी हैं या जो हम पर आंसू गैस छोड़ी है, तो अब PTI उस तरीके से आपको डील करेगी। ये मत रहें, ज़हन में रखें कि कोई बर्गर फैमिली नहीं। अच्छा मिस ये फरमा दीजिए, जब आपकी हुकूमत थी
1 महीने पहले मरासला आ चुका था, उस वक्त आप अदालतों में क्यों नहीं गए? आपने मुख्तदर हलकों को क्यों नहीं बताया कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, मदाखलत हो गई है? देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम दुनिया को बताते, लेकिन ये है कि हमें, लेकिन आप क्यों बता रहे हैं? आप हर जगह पे खड़े होकर आप ऐलानात कर रहे हैं। इसलिए अब हम दुनिया को बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई इसका असर नहीं हुआ, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग बदमाशी पे उतरे हुए हैं, बजाय इसके कि आप लोगों ने कोई अफसोस हो कि हम लोगों ने क्या क्या कि रात के अदालतें 12 बजे खोली। दुनिया के किस खित्ते में ऐसा वो तो अदालत ने खोली ना मैडम, इसमें नून लीग वालों का क्या कसूर है? इसमें पीपल्स पार्टी या पीडीएम का क्या कसूर है? देखिए, मेरा स्टांस आपको पूरा सुनना होगा, उसके बाद जी आप सुनाइए। आप मुझे ये बताइए कि किस खित्ते में ऐसा होता है कि 2-2 पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर ऐवान इकबाल में बुला रहा है इजलास को, या आप मुझे बताएं कि किस दुनिया के खित्ते में पार्लियामेंट को आपने कानून के अंडर कर दिया, वजारत कानून के? ये क्या है? ये देखिए अच्छा मैडम यही सवाल मैं आपसे करूंगा, जब स्पीकर किसी भी कानून को नहीं मानेगा तो हुकूमत क्या करेगी? उसने तो बजट पेश करना था ना, उसने तो अपना काम चलाना था ना। देखिए, आप ये दो जो असेंबलियां कौन चला रहा है? बनाया ना, जब स्पीकर मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर की क्या मजाल है? मुझे इस बात सीमा साहिबा, आप लोगों के दौर में भी तो मिनी बजट भी तो आया था ना, मिनी बजट फिर बजट, इस तरह करके। मिनी बजट और चीज है, ये शेडो बजट पेश करते पार्लियामेंट में, अगर हम जब ये अपोजिशन में थे तो हम उसको अप्रिशिएट करते। शेडो बजट इनका राइट है, क्या इन्होंने पेश किया हमारे होते हुए? क्या इन्होंने वो एतराज के साथ वो उसको कहा कि ये चीज यूं बेहतर हो सकती थी? नहीं, इसलिए कि सिर्फ एतराज करना इनकी आदत है। तो सीमा साहिबा, किस तरह का साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं एक मुखालफिन के लिए सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, वो किस तरह का सरप्राइज होगा? देखिए, सरप्राइज क्या है? एक तो ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है, डेफिनेटली आपने जिस तरीके से इसको भेजा है अपने घरों में, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि एक कानून है इस मुल्क में, उसका नाम किस चिड़िया का नाम है, ये आपको बताएंगे कि कानून क्या होता है। अच्छा मैडम, आपको पता है आपने किस तरह से नून लीग की हुकूमत को भेजा था? आपको याद है? नहीं, नून लीग की हुकूमत जब अपना घर जलता है तो फिर समझ आती है कि मामलात खराब हैं। मेरी बात सुने, हमने अगर भेजा था तो हमने नहीं भेजा था, जुडिशरी ने भेजा था। अच्छा, अब जब आपको भेजा गया है अब आपको कुछ और लग रहा है, ये तो खुला तजाद है। हमारे पास कोई करप्शन एलिगेशन नहीं है, आप लोगों के पास चार्ज था एलिगेशन के अलावा। अच्छा मैडम, एक बात तो क्लियर कर लीजिए, मैं नून लीग से नहीं हूँ। अच्छा मैडम, एक बात क्लियर कर लीजिए, हम किसी पार्टी से नहीं है। आप बार बार मुझे मुखातिब कर रही हैं, मैं नून लीग का नहीं हूँ, मैं तजियाकार हूँ। मैं इस शो को यही तो दुख है, लेके चल रहा हूँ। यही तो दुख है कि तज्जियाकार जो है वो न्यूट्रल रहे ही नहीं है। अच्छा, यही तो हमें शिकायत है। आप कैसे, एक मिनट फजाइला साहबा, मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए। आप कैसे न्यूट्रल हैं कि आपके वजीर आजम को हाथ लगा के कासिम सूरी साहब याद करवाते हैं, थोड़ा इस्लामिक टच दें, अवाम के जज्बात के साथ खेलें? क्या बेच रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो आप लोग क्या बेचते हैं? जो जब वो मरियम नवाज साहिबा बोल रही होती हैं कि कभी वो लोटी बन जाती हैं, फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं, कभी वो फौज की पाँव धोना शुरू कर देती हैं, और मरियम, तो आप क्या कर रहे हैं? डेली की बुनियादों पे लुकमे दे रही होती हैं। अच्छा मैडम, सारा दिन आपकी तरफ से जो अब मामलात चल रहे हैं, आप देखें, एक ना दुश्मन से ये तवक्को की जा सकती है कि वो कहे अपने टैंकों को कपड़ा मार लें, कहीं वो भी न्यूट्रल ना निकले वक्त आने पे। ये कोई बयान देने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, मेरी बात सुने, हमारी डिमांड क्या है? मेरे सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर अगली बात करते हैं। मेरे आप ही का सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं बात करूंगी पाकिस्तान की। मुझे ये सिर्फ बता दें कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त न्यूट्रल इलेक्शन जो कि फेयर एंड फ्री होने चाहिए, क्या ये डिमांड गलत है? बिल्कुल ठीक है। ये 2018 में क्यों नहीं किया आपने? 2018 में आप मसलहत की बुनियाद पे क्यों आपने हुकूमत बनाई अपनी? आपने उस वक्त क्यों नहीं इनकलाब का शो डाला कि इनकलाब आना चाहिए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये तो मसलहत की हुकूमत है? हमने 3 महीने जो धरना दिया था वो यही तो था कि आपने गलत इलेक्शन को, ये 4 हल्के खोले जाएं, इसमें गलत इलेक्शन हुआ है। हमारी डिमांड पहले भी यही थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। आप 126 दिन वाले देखिए, वो जो आपने धरना दिया, सुन लीजिए। कर रहे हैं, मेरी बात सुने। अभी आप महंगाई का रोना रो के हमें नैरेटिव हमारे बारे में कायम किया, तो क्या अब महंगाई आपकी ठीक हो गई है? हम तो यही तो कह रहे हैं,
मैडम अब सुन लीजिए, हम आपकी साइड पे आते हैं। डॉलर की प्राइस देखें कहाँ पहुंच गई है, आज मईशत देखें, आपने 2 महीने 3 महीने में क्या हशर कर दिया पाकिस्तान का, अब आपको ख्याल नहीं ये आप मुआहदे करके गए हैं लेकिन सीमा मैडम। साहिबा, मौजूदा अभी तो- हुकूमत का कहना है, मौजूदा हुकूमत, बैठे हुए हैं, ये सहाफत आपकी कहाँ चली जाती है? आप लेकिन सुन सीमा लीजिए। साहिबा, मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि IMF की शराइत आप लोगों ने तय की थी, जो बीज आप लोगों ने बोया है हम वो काट रहे हैं, वो तो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुने कि IMF के साथ शराइत जो पिछली हुकूमत तय करके गई थी वो भी खमियाजा हमने भुगता था, और उसके बाद इन्हीं हालात में, इन्हीं IMF की शराइत में खान साहब बिजली पूरी दे रहे थे। कभी लोड शेडिंग सुनी थी आपने हमारे 3-4 साल के? हाँ, ये आप ये अच्छा तो बात करें, ये बिल्कुल आपका ठीक है, पॉइंट वैलिड है, है। ये पॉइंट वैलिड है। और डॉलर का आप देखिए कि रेट कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई के रेशो, आटा आप कहाँ देखें, आज 4 लाख से 11 लाख पे सीमा चला साहिबा, गया। पार्टी बड़ा आप फर्क होता है इंसान। पार्टीज आती रहती हैं, कोई घर बेचता है, कोई किसी पार्टी को घर बेच रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अवाम रो रही है, दिवालिया अवाम का निकल रहा है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। देखे ना, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। ये जो लोगों की सियासत शुरू की है ना, तो फिर पाकिस्तान में यही कुछ होना था जो हो रहा है। अच्छा, आप- खुदा का खौफ करें, और ये जितने भी सहाफी बैठे हुए हैं ना, मैं इनके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि किसी पार्टी की खुशामद मत करें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। हम आप पाकिस्तान के किसी साथ हैं, की हम बात पाकिस्तान को ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से अच्छा कोई लेना अच्छा देना मिस, नहीं ये है। फरमा दीजिए, आप सिद्ध के दिल से फरमाइएगा, अब के बाद जब इलेक्शन होंगे 2023 में, आप किसी मसलहत का शिकार तो नहीं होंगे, अपने इस इनकलाब के नारे को बुलंद रखेंगे? मेरी एक बात का जवाब दे दें कि आपने इलेक्शन की बात की है, तो मैं इलेक्शन पे ही बात कर लेती हूँ कि क्या आपने जो हमने इसमें जो नए रूल्स डाले थे इलेक्शन में, क्या आपने उनको फॉलो किया? आप तो हुकूमत में आए ही इसलिए हैं कि उन तमाम, मैडम, मैं हुकूमत में नहीं आया, आप इस बात को तो छोड़ देना। आप एक बात समझ लें कि मैं हुकूमत में नहीं आया। आपने खत्म किया। आप तो इलेक्शन रिगिंग क्या होती है, आप तो प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं। आपने तो सब काम अपने मर्जी के कर लिए, तमाम चीजों को हटा दिया। मैडम, वो जब नून लीग का नुमाइंदा, अभी अगला जो आपसे नून लीग के नुमाइंदे आएंगे ना, हमारे साथ है आज जहांगीर खानजादा साहब, हम उनसे ये सवाल करेंगे कि आप क्यों आए। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप बता दीजिए, अगले इलेक्शन में आप किसी मसलहत का शिकार तो नहीं होंगे? हाँ। इनकलाब आपको याद रहेगा अपना? देखिए मेरी बात सुने, हम अब पहले भी कायम थे, अब भी कायम है। मसला ये है कि 2018 में तो कायम नहीं रहे मैडम आप। देखिए मेरी बात सुने, मैं बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्री एंड फेयर अगर ये है तो हम किसी मसलियत का शिकार नहीं है, लेकिन अगर ये फ्री एंड फेयर, अच्छा, आप कहती हैं 2018 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे? उसमें भी मैं नहीं कहती कि फ्री एंड फेयर थे। तो फिर आप हुकूमत में क्यों बैठे? फिर आपने हुकूमत क्यों बनाई मैडम? सुन तो ले, अगर फ्री एंड फेयर होता तो मेरा ख्याल है कि सारी सीटें ही PTI जीत जाती। यहाँ पर हुआ क्या है कि कुछ इलाके तो जहां आपकी हाथ चल सकता था वहां आपने खूब खराब किया, जो आपका हाथ जहां चल सकता था, जहां नहीं चल सकता तो आपने छोड़ा। उसके बाद आप KPK में देख लें, मतलब मुसलसल हमारी हुकूमत क्यों चली आ रही है। आज भी अगर आप देख लेना तो रोड पे आप जो लोग हमारे साथ बाहर निकलते हैं, ये सारे कोई हमारे वर्कर नहीं होते। ये महंगाई का भी आप देख लें, जितना हमने ये किया है, एक शो निकाला, उसमें सारी पब्लिक हमारे साथ थी। इवन जब हम इस्लामाबाद अभी जा रहे थे मार्च करने, यकीन करें मेरे साथ लिबर्टी में मासूम बच्चे लेकर औरतें आई नहीं थी, जो PTI की नहीं थी, वो आम पब्लिक थी। आपने पब्लिक के ऊपर टीयर गैस छोड़ी है, तो पब्लिक की गाड़ियां आपने तोड़ी हैं। PTI वाले तो फिर इधर उधर हुए हुए थे, इस्लामाबाद पहले से ही भागे। चलिए अच्छा मैडम, अब जब आपकी गाड़ियां टूटी हैं तो आप खुद से वादा करती हैं अगली बार जब कोई एहतजाज करने निकलेगा उसको डंडे नहीं मारे जाएंगे, उस पर शेलिंग नहीं की जाएगी, उसको जदोकूब नहीं किया जाएगा, पूरा मैंने एहतजाज करने का हक दिया जाएगा। आज तक नहीं की हमारी हुकूमत के अंदर PTM वालों ने ये सारा काम किया। कितनी जमातें मिलकर हमारे खिलाफ बोली, और मीनारे पाकिस्तान आपको याद होगा कि ट्रैफिक बंद करके बैठे रहे। क्या हमने उनके ऊपर ये लाठीचार्ज? तहरीके लब्बैक के साथ क्या किया आपने? किसी के साथ हमने कुछ नहीं किया। देखिए, आप मानने को ही नहीं तैयार, तो हम कैसे मना लें आपको? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि कुछ नहीं किया। वो लोग आपस में जो मर्जी करते रहे, हमारा किसी के साथ भी इस तरह का ताल्लुक नहीं है। हम 3 महीने अपुर अमन वहाँ इस्लामाबाद में भी बैठे रहे, तब भी हमने कुछ नहीं किया। अच्छा मैडम, ये फरमा दीजिए, हमारा कतन मुल्क के साथ कोई इस तरह की गद्दारी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है जो नून लीग कर रही है। ठीक है, हम मर के भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। हमें स्पेशली ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं पार्टी की तरफ से कि जिस भी जगह पर आप बैठे होते हैं इर्द गिर्द में गमला भी नहीं टूटना चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हम तो हमेशा बड़े पुरअमन तरीके से मोहब्बत प्यार के साथ चलने वाले लोग
لوگ ہیں, لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, ہماری گردن دبوچی جا رہی ہے کہ بولو. اگر اب پی ٹی آئی آئی نا کسی سڑکوں پر تو یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی وہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی. نہیں تو آپ اسلام آباد گئے تھے تو آپ بول لیتے, بیٹھ جاتے, کیوں واپس آ گئے؟ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں جس طرح بچوں کے اوپر ٹیئر گیس چھوڑی ہے, تو کیا ہم اتنے ظالم ہیں کہ ان بچوں کو مرنے دیتے؟ آپ لوگ تو ظالم, آپ نے بچوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ واپس آ گئے. جو واپس آتے تو کیا کرتے؟ خان صاحب نے کال واپس لے لی, اسی لیے لے لی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لے کر آئے ہوئے ہیں, دو لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو سمجھتے کہ پاکستان ایک تو آپ نا مجھے پہلے حکومت سے نکالیے پھر اگلی کی بات فلسطین ہوگی. کی جنگ ہو رہی ہے کہ کہاں کی جنگ ہو رہی ہے. آپ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی والے پاکستانی بھی ہیں. نہیں پی ٹی آئی کو, ہم تو پی ٹی آئی کو ہی پاکستان سمجھ بیٹھے تھے. ہم تو پی ٹی آئی کو اس لیے لے کر آئے تھے کہیں پاکستان کی تقدیر سنور جائے. ہمیں کیا پتا تھا کہ گمنام گوگیوں نے آ کے یہاں حکومتیں کرنی ہیں, یہاں اے سی کو تبدیل کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے ریٹ طے ہونا ہے. دیکھیں خدا کا خوف کریں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہ جو گریل میڈم یہ تو نوشتہ دیوار ہے. آپ 3 کروڑ بھی سنا ہے میں نے. تو نہیں, آپ میری بات کو سن نہیں رہے, پوری بات کو. میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کیا گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کی تقدیر بدلنے والی بات نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے. بالکل تھی. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے؟ ابھی آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں کہ جی ہم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ پی ٹی آئی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی تقدیر بدلنے جا رہی تھی اور بدلے گی. میرا فکرہ یاد رکھیے, موقع نہیں دیا گیا. تھی اور انشاءاللہ بدلے گی. آپ کو صحیح سے کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا انشاءاللہ. میڈم جتنے لاڈلے بچے آپ تھے نا, جتنے لاڈلے بچے آپ تھے, یقین کیجئے اتنی فرینڈلی اپوزیشن کسی کو نہیں ملی. لاڈلا کہہ رہے ہیں آپ, خود لاڈلوں کی گود میں پلنے والی قوم ہے. یہ جو نون لیگ ہے نا جی, ان کی گود میں فیڈر لے کے بڑی ہوئی ہے, جوان ہوئی ہے. تو کہاں بات کر رہے ہیں آپ ہماری؟ اچھا میڈم آپ مان تو رہی ہیں نا کہ آپ لاڈلے تھے. چلیے آپ نہیں تھے, مجھے بتا دیں, آپ لوگ نہیں تھے. ارے میں نون لیگ سے نہیں ہوں, آپ پلیز مجھے حکومت سے نکال لیجیے. کاش نیوٹرل ہوتے, کاش نیوٹرل ہوتے تو مجھے اور یہ بولنے کی موقع ہی نہ ملتا. کاش آپ سیما جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کہ پاکستان کی بات کیجئے, پارٹیوں کی بات مت کیجئے, یہ موقع نہیں ہے. اچھا, آپ کے منہ سے مجھے پاکستان کی بات بہت اچھی لگی میڈم. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کی طرف چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک پروگرام لیٹس ٹاک ود عابد نذیر کے ساتھ. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, معاشی ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کرتے جا رہے ہیں آپ حکومت میں آ کے؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ جان کے کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کو تو آپ تو اینکر ہیں تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں, کل ایف اے ٹی ایف سے جو ہے وہ گرے لسٹ سے پاکستان تقریباً نکل چکا, اکتوبر میں اس کا فزیکل وزٹ ہے. اور ہمارے اپوزیشن والے اس چیز کا جو ہے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ ان کی وجہ سے ہوا, تو پھر جو ملک انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر آج پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, سر آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو گیا؟ 10 ہفتوں میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے حامی بھر لی گئی ہے. دیکھیں, تقریباً آپ دیکھیں کہ جب سے فورن منسٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے 5 ملکوں کو دورہ کیا, جس میں 2 سپر پاورز ہیں, جس میں انہوں نے سعودی عربیہ کا بھی وزٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے ایران کا بھی وزٹ کیا ہے, اور جو ہے انہوں نے وہاں سے کچھ ملا بھی ہے, کوئی خوشخبری بھی ہے سر؟ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, پھر آپ اگر سوال کریں تو اچھی بات ہوگی. اگر آپ جواب کاٹیں گے تو پھر تو پروگرام نہیں چل سکتا. دیکھیں, انہوں نے 5 ملک کا وزٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے ہماری دوریاں بڑی تھی اس کو ہم نزدیک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آج 4 سال تک آپ کا یو ایس ایمبیسڈر اس ملک میں نہیں تھا, آج آپ کا یو ایس ایمبیسڈر اس ملک میں ہے. 10 ریسٹ کے بعد آپ کا چائنا کا سفیر اس ملک سے کسی بھی بہانے خفا ہو کے کسی بھی بہانے سے باہر تھا, آج وہ اس ملک میں موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں چیزیں ہیں. پھر دیکھیں سعودی عربیہ اور ایران کی اپنی ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے یہ بات کریں کہ ہم وہاں سے تیل یا گیس جو پائپ لائن ہے جو کہ پینڈنگ پڑی ہے اس کو ہم یا پاکستان میں لا سکیں, ہم لوگ اس کو تیل دے سکیں. مشکلات ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں. اس کو جو ہے وہی جو ہے لیڈر جو ہے آپ کو لیڈرشپ پالیٹکس اس وقت آپ کو پتہ چلتی ہے جب جو لیڈر ملک کو بحران سے نکالتا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں سوال کر لوں. جی آپ 2 سوال کریں. سر, بلاول کے
5 دوروں سے پیٹرول سستا نہیں ہوا, ڈیزل سستا نہیں ہوا, ڈالر کی قیمت مستحکم نہیں ہوئی. عوام کو کیا فائدہ ان دوروں کا؟ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا سر. دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بلاول صاحب آج یو ایس جائیں اور کل واپس آئیں تو آپ کہیں کہ یہ جو ہے اللہ دین کا چہرہ ہے اور ٹھیک ہوگا. آپ ہمارے 4 سال کا جو ہے موازنہ 1.5 مہینے میں نہ کریں گے. آپ کچھ ٹائم اس حکومت کو, یہ حکومت چیزیں سستی کرے گی, لوڈ شیڈنگ کم کرے گی, روزمرہ کی اشیاء کو کم کرنا پڑے گا. سر عمران حکومت اسی بجلی کے ساتھ, اسی ریسورسز کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی. ایسا کیا ہوا کہ 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے؟ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں بھی چڑھی, لیکن اگر دیکھیں ہم چیزیں سستی نہ کر سکے, ہم لوگوں کو ریلیف نہ دے سکیں, تو ہم نے بھی عوام میں جانا ہے. ہم بھی عوامی لوگ ہیں, ہم کوئی جو ہے کسی ڈائریکٹلی یا کسی سلیکشن کے ذریعے تو نہیں آئے. ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ عوام کی کیا مشکلات ہیں اور ان کو ہم نے سہولیات دینی ہیں. کیسے کیا عوام ایکسپیکٹ کیا کرے؟ 233 سے 34 سے پیٹرول کتنا سستا ہو جائے گا, کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ عوام تو اپنے رکشے جلانے پر مجبور ہو گئے ہیں سر. دیکھیں, اگر میں آپ کو آج تو میں آپ کو ریٹ فکس نہیں کر کے دے سکتا پیٹرول کی کیا فکس ہوگا. کوئی خوشخبری, کوئی نوید, کوئی دلاسا, کوئی خواب؟ دیکھیں, ایسے چیزیں ہوں گی. عوام کو خوشخبری فیٹف کے حوالے سے ملی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی ہم ڈالر کے ریٹ گرائیں, ہم پیٹرول کا ریٹ چینج کریں. سر 212 تک پہنچ گیا, 187 پہ آپ کو ملا تھا سر 10 ہفتوں میں. تھوڑا سا صبر کریں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو کتنے میں ملا تھا؟ 2018 میں کون سا ملک ملا تھا ہمیں؟ تو دیکھیں, ہمیشہ ہماری قسمت یہ رہی ہے. 2008 میں ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان دیا تھا, خودکش دھماکوں والا پاکستان دیا تھا, ٹارگیٹ کلنگ والا پاکستان دیا تھا, اغوا برائے تعاون والا پاکستان. اچھا, یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. میں آن سکرین آپ کو کریڈٹ دوں گا پیپلز پارٹی کو کہ آپ کو دھماکوں والا پاکستان ملا تھا. آپ نے دھماکوں سے آزاد پاکستان اگلی حکومت کو اپنی مدت بھی تو پوری کی تھی نا انہوں نے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم سر لیکن معیشت کا بہت برا حال کیا آپ نے. کرپشن اپنے عروج پر تھی سر. صحت کی سہولتیں بہت بری تھیں. آپ پچھلے 30 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. میں 30 سال کیا 75 سال سے آپ ہی کر رہے ہیں. تو سر وہاں بہت برے حالات ہیں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی کچھ نانو نفقے سے تنگ ہے. عوام کو پڑھنے کے لیے پنجاب میں آنا پڑتا ہے. اچھا, اب مجھے 2 منٹ جواب دیں گے؟ جی پلیز, بغیر انٹرپشن کے. جی پلیز. آپ جو کہہ رہے ہیں 75 سال پاکستان کو بنے, اس میں مجھے بتائیں کہ جمہوریت کتنے سال چلی اور ڈکٹیٹر کتنے سال؟ چلیے ڈکٹیٹرشپ نکال دیتے ہیں. اچھا, حیران کن بات یہ کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی آپ ہی تھے. نہیں, اگر میرا جواب مکمل ہونے دے کائنڈلی, پھر آپ سوال کر لیں. اگر ایسے آپ سوال کرنا ہے تو پھر آپ پروگرام کریں. جی پلیز. میرا جواب کمپلیٹ ہونا, مجھے 2 منٹ دے دیں, پھر اس کے بعد آپ 5 منٹ لینا. دیکھیں, اب یہ موازنہ کریں کہ ڈکٹیٹر کتنے سال رہے اور جمہوریت کتنے سال رہی ہے, پھر آپ موازنہ کریں. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو سندھ کی مثال دیتا ہوں. سندھ میں جو اس وقت جو ہے ہاسپٹلز ہیں اس میں فری علاج ہو رہے ہیں. آپ کے جو ہے دل کے مریضوں کے فری علاج ہو رہے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, سائبر نائف ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ پاکستان سے سندھ جاتے ہیں, یا پھر سندھ کے کتنے لوگ پنجاب یا خیبر پختونخوا آتے ہیں علاج کے لیے. آپ اس کا موازنہ کر لیں, مجھے اپنی ایک رپورٹ دے دیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ میں کتنے لوگ باہر سے آتے ہیں اور باہر کے کتنے لوگ جو ہے وہ. آپ سر رپورٹ دے دیں نا, آپ چونکہ حکومت میں ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت عہدوں پہ رہے ہیں, آپ بہتر رپورٹ دے سکتے ہیں. نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے, میری بات. اب جا کے کرپشن کی بات ہے. تمام جب بھی جو بھی ڈکٹیٹر ہے اس سے کیا ملک میں کرپشن ہوئی ہے, انہوں نے ملک لوٹا ہے اور ہمارے ملک ٹھیک کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو پھانسی چڑھائی ہے کرپشن پہ. پچھلے 4 سال حکومت رہی عمران خان صاحب کی, انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں سب کو ٹانگ دوں کرپٹ لوگوں کو. کتنے کرپٹ لوگوں کو ٹانگ دیا ہے. آج وہ فرق گوگی کا کیس لڑ رہا ہے, جو کہ عافیہ صدیقی کا کیس لڑنے والا جو ہے وہ آج فرق گوگی کا جو ہے وکیل بنا ہوا ہے. تو بالکل اگر کرپٹ جو ہے, میں مانتا ہوں سیاستدانوں میں بھی ہوں گے, باقی اداروں میں کرپشن ہوگی, آپ ٹانگ دیں, میں تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن آپ ثابت تو کر گئے. فیصل صاحب, اکانومی بہتر کریں گے آپ اپنے ٹینیور میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں ملا ہے, ہمیں جو ٹاسک ملا ہے, ہم نے جو حکومت سنبھالی اسی لیے سنبھالی ہے, ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کر کے ہی عوام میں جائیں. اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ سرپرائز کی بات کی ہے آپ مخالفین کے لیے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سرپرائز دیں گے ہم, انتظار میں. کب سرپرائز دیں گے؟ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ وہ اگر اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور تاریخ لے کے جائیں گے الیکشن کی, وہ دیں گے انہوں نے. کل سے پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگریسو موڈ میں آ رہے ہیں, آپ کو بڑا سرپرائز دے رہے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ہم جمہوری لوگ ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, آئیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. فیصل صاحب, پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پروگرام میں بہت سے تجزیے بھی ہوتے ہیں, سیاسی لوگ بھی آتے ہیں,
لیکن سوال پھر یہی ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ اس عوام کا کون سوچے گا؟ عوام کو خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا. جب یہی لوگ ان کے حلقوں میں آئیں ووٹ لینے کے لیے تو عوام فیصلہ کرے کہ وہ کون اب اس کے لیے بہترین ہے اور کون عوام کا سوچتی ہے. جو بندہ ملک کا سوچے گا وہی اپنی عوام کے لیے سوچے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.